मी मित्रजन महिला नागरी सहकारी पतसंस्था यांना 13व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता इथे बसलेले सर्व सभासद, संचालक मंडळ या सर्वांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो. कारण की 13 वर्ष एखाद्या संस्थेला व्यवस्थितरित्या चालवत आणणे हा अतिशय वाखिन्यजोगा काम आहे. म्हणजे खरंच याची प्रशंसा आपण केली पाहिजे. आणि ॲज अ ऑडिटर म्हणून मी ह्या संस्थेचं काम करतच आहे मागच्या वर्षापासून. तर काही गोष्टी मी याच्यामध्ये एक अशा नोंद केलेल्या आहेत आणि जे मी इतर संस्थेच्या कंपॅरिझनमध्ये याच्यामध्ये बघतो. तर याच्यात सर्वात महत्त्वाचा जो रोल आहे ना, की खूपदा असं होते की आपण लोनची जी रिकव्हरी असते ह्याकरिता संचालक मंडळ म्हणा किंवा व्यवस्थापक म्हणा हे तेवढे इन्व्हॉल्व राहत नाही. हे सर्व एजंटच्या भरोशावरती किंवा एजंट रिकव्हरी करतील ह्या दृष्टीने ते अपेक्षित राहतात. पण मी ह्या संस्थेमध्ये ती गोष्ट एक प्रामुख्याने बघितली की हे स्वतः त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात. आणि जेव्हा कधी संस्थेचे जे संचालक मंडळ आहे किंवा व्यवस्थापक आहे किंवा तिथे काम करणारे कर्मचारी आहेत, हे जेव्हा संस्थेकरिता त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काम करतात तर तेव्हा नक्कीच त्याचा रिझल्टसुद्धा चांगला असतो. दुसरी एक बाब, मागच्या वर्षीसुद्धा मी जेव्हा इथे आलो होतो तेव्हा मी एक शब्द वापरला होता की संस्थेचं जे भाग भांडवल आहे ते मागच्या वर्षीच्या कंपॅरिझनमध्ये कमी झालं होतं. आणि ती बाब मी प्रामुख्याने नोंदसुद्धा केली होती. आणि ते करण्यामागचं कारण असं होतं की संस्थेचं भाग भांडवल म्हणजे की संस्थेमध्ये सभासद किती आहेत आणि सभासदांची संख्या किती आहे. तर जेव्हा भाग भांडवल कमी झालं होतं तर त्याचाच अर्थ काही सभासद आपल्यामधून निघून गेले होते किंवा त्यांनी भाग भांडवलाचा पैसा परत मागितलं होतं. पण त्याच्यानंतर जेव्हा हा विषय मी ह्या आमसभेमध्ये ठेवलं होतं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी ह्या वर्षाचं ऑडिट करत होतो तेव्हा त्या गोष्टीकडे मी प्रामुख्याने लक्ष दिलं. तर मला त्याच्यामध्ये असं दिसलं की ह्या वर्षामध्ये जवळपास 136 मेंबर्सची वाढ झालेली आहे. आणि तेव्हा मी माझ्या 2 शब्द जेव्हा मी बोलत होतो तेव्हा सुद्धा मी हे म्हटलं होतं की ही संस्था जी आहे ही काही लोकांची संस्था नाही आहे, तर ही इथे असलेल्या याच्याशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची ही संस्था आहे. तर याला वाढवणे, याचा विकास करणे ही आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. तर ही जी वाढ जी झालेली आहे, मला कुठेतरी असं वाटते की इथे जे आलेले लोक होते किंवा ज्या लोकांनी आमसभेमध्ये आपली उपस्थिती दर्शवली त्या सर्वांनी याच्यासाठी प्रयत्न केलं आणि कुठेतरी त्याच्यामुळे तो परिणाम आपल्याला दिसला. पण मी त्यासोबत हेही बोललो होतो की फक्त एवढ्या संख्येने आपलं काम होणार नाही, तर आपल्याला ही संख्या अजून किती वाढवता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. तर ही जी जबाबदारी आहे इथे जोडलेल्या प्रत्येक सभासदांची आहे की आपण ह्या संस्थेला कशा पद्धतीने लोकांपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो, कशा पद्धतीने याचं जो काम सुरू आहे त्या कामाला आपण सांगू शकतो. याच्यामध्ये असलेल्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या सर्व स्कीम्स आपण सुद्धा समजून त्याचा कसा फायदा घेता येईल याकडे सुद्धा आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. तर ह्या सर्व बाबी जर आपण करत असलो तर हळूहळू जी संस्थेची जी वाढ आहे ती वाढ आपल्याला दिसते. आणि जेव्हा संस्थेची वाढ होते तेव्हाच सभासदांचा सुद्धा फायदा होतो. कारण की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही जी संकल्पना आहे ही संकल्पना याचा फायदा किंवा याचा जो काम आहे तो फक्त आणि फक्त सभासदांकरिताच मर्यादित असतो. म्हणजे जो सभासद नसेल तो याचा फायदा घेऊ शकत नाही. जेव्हा एवढ्या सुंदर पद्धतीने कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची स्थापना करण्यात आली किंवा ही जी संकल्पना आहे ती ठेवण्यात आली, तर याला आपण कशा पद्धतीने याला समजून ज्यांना याच्याविषयी जास्त माहिती आहे त्यांच्याशी चर्चा करून याच्यात काय फायदे आपल्याला घेता येतील, याचा फायदा इतर लोकांना कसा देता येईल याविषयी माहिती घेऊन याचा प्रचार आणि प्रसार आपण केला पाहिजे.
मी ऑडिट करत असताना काही गोष्टी यांना सांगितलं होतं की तुम्ही तुमच्या काही वर्षांचे म्हणजे मागच्या 5 वर्षांचे काही गोष्टी जी आहेत त्याचा एक ग्राफ तयार करा, जेणेकरून तो ग्राफ आहे तो लोकांना कळेल की आपण काय ग्रोथ केलेली आहे त्या ग्राफच्या माध्यमातून. कारण की चित्राच्या माध्यमातून आपल्याला गोष्टी खूप लवकर लक्षात राहतात, जे संख्येच्या माध्यमातून आपल्याला खूप साऱ्या लोकांना थोडंसं समजायला अवघड होते. तर तो एक सजेशन मी यांना दिलं होतं मागे. मला अपेक्षा आहे की पुढच्या वेळेस तरी त्याला हे इम्प्लिमेंट करतील. संस्थेच्या ठेवीमध्ये ह्या वर्षी थोडं वाढ झालेली आहे, ती एक चांगली गोष्ट आहे. आणि दुसरं एक चांगली बाब जी आहे की आपण जे लोन देतो त्या लोनवरती अगदी व्यवस्थितरित्या संचालक मंडळाचं व इथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं लक्ष असतो. म्हणजे डॉक्युमेंटेशनमध्ये मी या संस्थेला बघितलं आहे की अतिशय व्यवस्थितरित्या ते सर्व डॉक्युमेंट मेंटेन करतात आणि कुठेही काही अशी कमतरता जर लक्षात आली तर ते लवकरात लवकर कसं पूर्ण करता येईल त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष असते. आणि एक जी सर्वात महत्त्वाची जी बाब आहे जी आज ह्या आमसभेमध्ये सुद्धा घडली आणि ही जी संस्था आहे ही दरवर्षी ते प्रयत्नसुद्धा करते, ते म्हणजे ट्रेनिंगचं सेशन ठेवणे. हा अतिशय महत्त्वाचा पार्ट असतो एखाद्या संस्थेकरिता. आणि मी ऑब्झर्व करत असतो की यांच्या रेग्युलर मीटिंगसुद्धा होतात आणि संचालक मंडळांना सुद्धा कसं ट्रेन करता येईल ह्याकडे सुद्धा संस्थेचं लक्ष असतो. तर ही चांगली बाब आहे. याचा फायदा प्रत्येक संचालक मंडळाने घ्यावं. आणि मला असं वाटतं की जेव्हा कधी असे ट्रेनिंग सेशन होतात तर याच्यामध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या जातात काही गोष्टी तरी आपण नोंद करायला पाहिजे. आपल्याकडे काहीतरी पेपर पेन असावं ज्याच्यामध्ये नोंद करून त्या गोष्टी आपण कशा प्रसारात आणू शकू, कशा त्याला व्यवहारात आणू शकू, जेणेकरून त्याचा जो इथे सेशन झालं आज पी एन सुरेश सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सभासदांचे कर्तव्य आणि आपली काय जबाबदारी आहे ही समजावून सांगितलं. तर मला असं वाटतं की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, पण ह्या छोट्या गोष्टीच ओव्हरऑल संस्थेला वाढवण्याकरिता मदत करत असतात. तर आपण ह्या छोट्या गोष्टींना अजून जास्त भर देऊन त्याला समजून याच्यामध्ये कसं काम करता येईल. आणि दुसरं मला असं वाटतं की जेव्हा आपण हे बघतो की सभासदांची संख्या कमी आहे याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आपण कुठेतरी कमी पडतोय. तर ह्या गोष्टीकडेही संचालक मंडळाने विशेष लक्ष द्यावं. जोपर्यंत सभासदांशी आपण पर्सनल टच वाढवणार नाही, त्यांच्याशी वेळोवेळी भेटत राहणार नाही, तोपर्यंत सभासद सुद्धा संस्थेमध्ये इंटरेस्ट दाखवणार नाही. तर मला अशी विनंती आहे सर्व संचालक मंडळाला की त्यांनी सभासदांशी वेळोवेळी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांना समजावून सांगावं की आम्ही कशा पद्धतीने आपण दिलेल्या पैशाचा वापर करतोय आणि अगदी व्यवस्थितरित्या कोणत्याही प्रकारचं कोणाच्याही पैशाचं नुकसान न होऊ देता ह्या संस्थेमध्ये काम होत आहे. आणि ही चांगली बाब आहे. जे फॅक्टर जो असतो सरांनी पण मगाशी मेन्शन केलं की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये काम करत असताना ट्रस्ट हा अतिशय महत्त्वाचा भाग असतो. म्हणजे फेथ असला पाहिजे लोकांचा आणि खूप साऱ्या प्रमाणात हा जो फेथ आहे ह्या संस्थेने तो मिळवलेला आहे. आणि म्हणून लोक इथे इच्छुक याच्याने पैसे जमा करतायत. पण ती जी संख्या आहे किंवा ती जी अमाऊंट आहे ती त्याला वाढवण्याची गरज आहे. आपल्याला जर वाटत असेल की आपण इतर नॅशनलाइज बँकेत किंवा बाकी ठिकाणी पैसे ठेवायला हवे, आपण तिथे सुद्धा ठेवावं. पण काही प्रमाणात तरी आपण आपल्या संस्थेमध्ये सुद्धा पैसे ठेवायला पाहिजे. आणि तो जो विश्वास आहे त्या विश्वासानेच आपण आपल्या संस्थेला वाढवू शकतो. जर कुठेही आपल्याला वाटलं की काहीतरी व्यवस्थित नाही होत आहे तर आपण संस्थेच्या संचालकांशी संपर्क साधू शकता आणि ते अवेलेबल असतात. तुमच्या ज्या सूचना असतात ते मान्य करतात आणि त्याच्यामध्ये काही जर बदल असेल आणि संस्थेच्या फायद्याची एखादी सूचना असेल तर मला डेफिनेटली आशा आहे की ते त्याला गृहीत धरतील आणि त्याच्यावरती काम करतील. तर मी शेवटी एवढंच बोलू इच्छितो की ह्या संस्थेला आपली स्वतःची संस्था समजावं आणि याला कसं वाढवता येईल, एक दुसऱ्याला कसा हातभार देता येईल त्याच्यावरती लक्ष द्यावं.
आणि इथे असलेल्या स्कीमचा आपण जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा आणि ज्या गोष्टीकरिता आपण याच्यातून पैसे काढत आहोत म्हणजे किंवा लोनच्या माध्यमातून घेत आहोत, जर आपण त्याच कामामध्ये ते जर पैसे वापरले तर नक्कीच त्याच्यात आपलीसुद्धा वाढ होते आणि आपण रिपेमेंटसुद्धा करू शकतो. एक सुझाव मला देऊशा वाटतं आहे संस्थेला की जर पॉसिबल झालं तर पुढच्या आमसभेमध्ये आपण ज्यांना लोन दिलेलं असतो आणि त्या लोन दिलेल्या व्यक्तींपैकी जे असे लोक आहेत जे व्यवस्थितरित्या रेग्युलर आपलं लोनची परतफेड करतात, अशा लोकांना आपण त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन किंवा काहीतरी एक सप्रेम भेट देऊन त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे, जेणेकरून इतर लोकांमध्ये तो कॉन्फिडन्स निर्माण होईल की हा संस्थेचा जो पैसा आहे तो आपण आपल्यासाठीच आहे आणि याला जर आपण व्यवस्थितरित्या वापरलं आणि परत केलं तर संस्था ही नक्की पुढं वाढेल आणि त्याची ग्रोथ होईल. एवढं बोलून मी थांबतोय. थँक्यू. बात को शुरू करने के पहले एक और कुछ कार्यक्रम है उसको कर लेते हैं. वर्तमान में जो संचालन कर रहे हैं अपने सागर जी मेश्राम, इस संस्था के फाउंडर हैं जिन्होंने इस संस्था को प्रारंभ किया. उनका भी हम स्वागत कर लेंगे. माननीय राजेंद्र जी घाटे साहब से मैं विनती करूंगा कि सागर जी मेश्राम का स्वागत करेंगे. मेश्राम जी के लिए जोरदार खड़ा होना चाहिए. तो ग्राउंड बैठने में मतलब धन्यवाद. विभाग के आप डायरेक्टर हैं. सभासद भी प्रशिक्षित होना चाहिए. किसी संस्था को चलाने के लिए जो चालक है, चालक यानी जो सभासद है वो चालक है. डायरेक्टर बॉडी जो होती है तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, इसलिए वो रहते हैं. लेकिन फाउंडर मेंबर जो होते हैं वो आप सभी लोग हैं और इसलिए फाउंडर मेंबर यानी आप सभी लोग प्रशिक्षित होना चाहिए. यह सरकार विभाग का एक नियम है और सही बात है. किसी संस्था को चलाने के लिए जिसको चलाना है उसको उसका अभ्यास हो, उसकी जानकारियाँ हो, जानकारी अपडेट हो, अभी की क्या चल रहा है उसकी भी सारी जानकारियाँ हो. इसलिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है. प्रशिक्षित व्यक्ति, प्रशिक्षित संस्था गति से किसी विषय को प्राप्त करती है, उद्देश्य को प्राप्त करती है. इसलिए प्रशिक्षण यह अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने प्रशिक्षण में बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी सी बातें किया है जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों चलाई जाती है? इसलिए चलाई जाती है कि सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गरजू व्यक्ति कभी भी साहूकार के चंगल में ना फंसे. 3%, 5%, 10% पर इस प्रकार में न जाएं. बैंकों में हम लोगों को बैंकों में जाने के लिए उनके पास उतने धन नहीं होता, क्रेडिट नहीं होती और इसलिए कोऑपरेटिव बैंक प्रारंभ हुए. लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में भी कुछ न कुछ क्रेडिट लगता है, वह भी सामान्य आदमी के पास होता नहीं और इसलिए वो साहूकारों के पास जाकर कर्ज लेता है. और इसलिए ध्यान में आया कि ऐसी छोटी संस्था अगर हम इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे तो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गरजू व्यक्ति यह छोटा धन लेकर के अपना कामकाज चला सकता है.
और इसलिए क्रेडिट सोसाइटी की प्रारंभ हुई, क्रेडिट सोसाइटी शुरू हुई, जहाँ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ऐसे कम से कम क्रेडिट में कर्ज प्राप्त कर लेते हैं, और जैसे अपने पास में आता है वैसे हम उसको वापस भी करते हैं। और इसलिए इस प्रकार के सामान्य लोगों के लिए इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी चलाई जाती है। लेकिन ये सब करते समय क्या क्या बातें करना चाहिए, क्योंकि ये संस्था तो हम सब की है, हम सबको चलाना है, और इसलिए हमारा दायित्व क्या है, हमने क्या करना चाहिए। संस्था कोई डायरेक्टरों की नहीं होती, डायरेक्टर चलाने के लिए हम चुन कर देते हैं, इसलिए उनका होता है। वो रोज के कामकाज जो देखते हैं तो डायरेक्टर बॉडी देखती है, लेकिन संस्था हम सब लोगों की है। हमने वहाँ से कुछ न कुछ डिपॉजिट रखा, कुछ न कुछ कर्ज लिए, कुछ न कुछ व्यवहार किया, खाता खोले, हम वहाँ के सदस्य बने। सदस्य बने इसका अर्थ है कि हम वहाँ के कामकाज में हम सारे सहभाग ले रहे हैं, इसलिए हम लोग सदस्य हो गए। अब इस कामकाज को कैसे बढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात यह है कि कुछ न कुछ डिपॉजिट ये रखने की आवश्यकता है। अब डिपॉजिट किस प्रकार से रखें, तो छोटी सी बात है कि मान लिया जाए कि हमारे एक छोटा सा किराना दुकान है, रोज का गल्ला आता है, कुछ न कुछ तो आता है, 1,000 रुपये के, 2,000 के, 3,000 की बिक्री हो जाती है। उसमें से 200 रुपये हम रोज जमा कर सकते हैं क्या, जिसके हम डेली डिपॉजिट कहेंगे, रोज की डिपॉजिट कहेंगे। उस पर हमको ब्याज मिलता है, रोज की डिपॉजिट पर 4% ब्याज मिलते हैं। वर्ष में जब जमा हो गया पूरा पैसा तो हम उसको पूरी तरह से उठा सकते हैं, हम दुकान के लिए माल कर सकते हैं, अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को अधिक वृद्धि कर सकते हैं। ब्याज भी मिलता है और धीरे धीरे डिपॉजिट भी हो जाता है। अगर वह मासिक प्राप्ति में है, महीने में कुछ पगार मिलता है, तो उसमें से हम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं क्या, 500 रुपये जमा कर सकते हैं, जिसको हम आरडी कहते हैं, रेगुलर डिपॉजिट कहते हैं, आरडी कहते हैं उसको। महीने में एक बार उसको जमा करना, वर्ष में ब्याज सहित हम उसको उठा सकते हैं। अच्छा ब्याज प्राप्ति उसमें भी 7-8% है। ये इस प्रकार का हुआ। तो इस प्रकार के छोटे छोटे बचत हम कर सकते हैं क्या, थोड़ी सी बड़ी बचत करना हो तो फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में भी अलग अलग प्रकार की डिपॉजिट हैं। फिक्स डिपॉजिट में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, इस प्रकार की डिपॉजिट है। अगर आप 12 महीने की डिपॉजिट करते हैं तो 8% ब्याज मिलता है उसमें, अच्छा ब्याज, 8% ब्याज। 15 महीने की डिपॉजिट पर आपको 9% है और 18 महीने पर 10% की डिपॉजिट पर ब्याज दर है। और इसलिए ये ब्याज दर मार्केट में कहीं मिलता नहीं। इस प्रकार से अच्छी डिपॉजिट है, इस प्रकार से हम डिपॉजिट रख सकते हैं। मासिक प्राप्ति योजना दी गई है जिसमें 9% ब्याज दिया गया है। यानी मैं तो ऐसा कहूँगा संचालक मंडल को कि ये मासिक प्राप्ति में 9% ब्याज दे रहे हैं, ये शायद हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। मासिक प्राप्ति में कम ब्याज होना चाहिए। वर्ष में अगर वर्ष भर की उसने डिपॉजिट रखा है और उसमें 1% उसमें मासिक प्राप्ति दिया है तो उसको 7% पर देना चाहिए। हम लोग शायद 2% उसको ज़्यादा दे रहे हैं, 2% ज़्यादा दे रहे हैं मासिक प्राप्ति में। उसको मासिक प्राप्ति में हर महीने में पैसे भी मिलता है ब्याज का और 1% ज़्यादा भी मिलता है। तो ये बहुत एक लाभदायक डिपॉजिट है 9% पर। तो इस प्रकार से डिपॉजिट किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, छोटी छोटी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिपॉजिट पर ही सहकारी संस्थाएं चलती हैं। सदस्यों को डिपॉजिट पर ही, उन्होंने जो छोटे छोटे डिपॉजिट किया है उसी पर सहकारी संस्थाएं चलती हैं। इसके साथ साथ ही जब हम लोन लेते हैं तो बैंकों में सब लोग जा नहीं पाते, विशेषकर महिलाओं को। ये जो सोसाइटी है वह महिला सोसाइटी है,
और महिलाएं ऐसे हैं, घर की एक प्रमुख जवाबदार होता है। ऐसा कहते हैं कि परिवार का मुख्य केंद्र कौन है, तो पुरुष नहीं होता। मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वो महिलाएं होती हैं परिवार की, जो घर को चलाती हैं। पुरुष तो कमाकर लाते हैं, वो दे देते हैं घर में, लेकिन परिवार जो चलाने वाले होते हैं वो महिलाएं होती हैं। यानी महिलाएं ही परिवार को सुसंगठित करती हैं, उसको शोभायमान करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, बहुत चिंता करती हैं। और इसलिए केंद्र बिंदु ये जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं परिवार की। अगर वो परिवार की महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, उस परिवार को आगे बढ़ने में कोई अड़चन नहीं जाती। और इसलिए आप देखिए कि जहाँ महिलाएं इस प्रकार के आर्थिक सक्षम हैं, वो परिवार बहुत गति से आगे बढ़ता है, बच्चे भी बहुत आगे बढ़ते हैं। और इसलिए महिलाओं को सक्षम करना ये प्रमुख उद्देश्य महिला को अपनी मतलब ये जो अपनी संस्था है उसका उद्देश्य है। और इसलिए महिलाओं ने इससे अधिक जुड़ना चाहिए। आवश्यक लगे तो कर्ज निकालिए, थोड़ी सी क्रेडिट पर। नियम रहते हैं, नियम तो के बिना संस्थाएं चलती नहीं। उस नियम में अपने आप को बैठा करके और यहाँ से आप कर्ज उठा सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय कर सकते हैं। उससे प्राप्त आए हुए आमदनी पर छोटा सा जो वापस करना है वो दे सकते हैं और अपने घर का कामकाज बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। मैं एक उदाहरण बता दूं आपको। यही इंदौरा के रहने वाले हैं, परिवार है, उनके पति जो है वो रिक्शा चलाते थे। पत्नी एक दिव्यांग स्कूल है, उस स्कूल में खाना बनाने के काम करती थी। उनको एक 7-1 हज़ार रुपये पगार मिलता था, 7 या 8 हज़ार रुपये पगार मिलता था। मैं नागपुर नागरिक बैंक में डायरेक्टर था, ये अपने इधर के ब्रांच में, गिट्टी खदान के ब्रांच में था। वहाँ से वो कर्ज लेने के लिए आए। मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने यही को बताया। मैंने पति क्या करते हैं, क्योंकि क्रेडिट देते समय क्रेडिट देखना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, आपको उत्पन्न क्या है, घर की स्थिति क्या है, बच्चे क्या करते हैं। यानी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी रही या उसकी काम करने की तीव्र इच्छा रही, तो व्यक्ति ईमानदारी से उसको वापस ही करता है। तो देखना पड़ता है इसमें। ये सारी जानकारी लिया मैंने। बच्चे क्या करते हैं, तो एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में, उसकी लड़की जो है वो मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही थी, लड़का पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था। अब देखिए, पिताजी तो रिक्शा चलाते हैं, माँ एक 7-8 हज़ार रुपये में काम करती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं माता। वो मेरे पास जब आई, उन्होंने 75 हज़ार का लोन मांगा। 75 हज़ार मैंने कर उनको तुरंत कहा कि मैंने इनको देना है। मैंने उनको कहा कि क्या करोगे 75 हज़ार का। उन्होंने बोला बेटी MBBS में है, मुझे उसके फीस भरना है। मैंने तुरंत दो। तो जो ईमानदारी से इस प्रकार के करते हैं उसका परिवार इस गति से बढ़ता है। जो MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, एक छोटा सा परिवार वो आगे चलकर कितनी प्रगति करेगा। तो इस प्रकार के ही काम के लिए हमारी एक सहकारी संस्थाएं चलती हैं कि लोगों का इसमें प्रगति हो, लोगों की प्रगति करें, लोग यहाँ से जुड़े। लेकिन जुड़ने से पहले बाकी जिनके पास में ऐसे साधन हैं, संसाधन हैं, आप देखिए आज अपने इस क्षेत्र के इस परिवारों में विशेषकर समझ लीजिए कि हम लश्करी बाग की ही बात करें तो कोई अच्छे परिवार है, घर में 2-2 लोग 3-3 लोग सरकारी नौकरी में हैं, पगार साधारणतः आता होगा तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये तक पगार आता है। लेकिन हम जाते हैं उस सारा कामकाज करने के लिए स्टेट बैंक में, यानी गवर्नमेंट बैंकों में जाते हैं व्यवहार करने के लिए। कितना समय लगता होगा स्टेट बैंक में? आपको सेविंग से भी पैसा निकालना है, डिपॉजिट करते कितना समय लगता होगा? बहुत जल्दी हुआ तो कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है, 40 से 45 मिनट, और लाइन में खड़े होकर लगता है।
लाइन में खड़े रहिए 40-45 मिनट, जब आपका काम हो। सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं। लेकिन यही सेविंग डिपॉजिट इस सोसाइटी में हम शुरू करते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगता, निकालना हो या भरना हो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। 5 मिनट काम हो जाते हैं, कहाँ 45 मिनट में। आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं। तो गवर्नमेंट बैंक में रखने के बजाय, क्योंकि तो व्यापारिक बैंक है, व्यापार करते हैं वो, ये बैंक, ये जो सोसाइटी वो सेवा करती है, सेवा देती है। और इसलिए सेवा में दे रखने के कारण क्या होगा, आपके जैसे गरजू व्यक्ति को वो जो आया हुआ पैसा है उसको हम मार्केट में दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, यानी उसका उपयोग हो सकता है। उससे आया हुआ, जैसे सुरेश जी ने कहा कि आया हुआ इसमें से थोड़ा सा ब्याज जो है वो लगता है, कर्मचारी, वहाँ की व्यवस्था, प्रशासन के लिए जो चलाने के लिए लगता है। तो ये सारे इस प्रकार के डिपॉजिट रखना और इस प्रकार से कर्ज लेना, ये लेने देने का काम, इसमें सहभागिता हम सबकी होना चाहिए। वसूली एक महत्वपूर्ण है, अपने यहाँ की वसूली बहुत अच्छी है, बहुत महत्व का है, बहुत ही इस पर ध्यान दिया जाता है, वसूली अच्छी है। तो ये दोनों तीनों बातों की हम ध्यान देंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ये जो सहकारी संस्था है बहुत अच्छी तरह से चलती है। और इसलिए मेरा आप सब लोगों से एक आह्वान है, यहाँ आए हुए सदस्यों से, आए हुए नहीं है लेकिन आते रहते हैं, ऐसे सब लोगों से आह्वान है कि इसमें हम पूरी तरह से जुड़े। कैसा है कि किसी संस्था को प्रारंभ करना सहज हो जाता है, उस संस्था को चलाना बहुत कठिन होता है। और इसलिए किसी न किसी को तो भी उसमें जीव ओतून, ज्याला मतलब पाहिजे मराठी में, जीव ओतून काम करने असल म्हणवाना चाहिए। तो इस प्रकार से जीव लगाकर काम करना, जब वो संस्था आगे बढ़ती है। देखेंगे किसी भी काम को खड़ा करने की, जैसा सुरेश जी ने बाबा साहब का बहुत बार उनके नाम का उपयोग किया, इस विषय को समझाने के लिए बाबा साहब कई कामों का उल्लेख उन्होंने किया। बाबा साहब ने तो इस समाज का उत्थान करने के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कहते हैं बाबा साहब जब गए तो उनके अकाउंट में शून्य था। बाबा साहब कितने विद्वान व्यक्ति थे, चाहते तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए बहुत सुख साधन सब प्रकार जोड़ सकते थे, लेकिन अपने लिए भी नहीं किया, अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया, पत्नियों के लिए नहीं किया। उलट मैं तो कहूँगा कि अपने परिवार के तरफ दुर्लक्ष किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आज हम जो खड़े हैं उनके बदौलत खड़े हैं। यानी किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना पड़ता है। ये संस्था चलाना है तो संस्था भी चलाने के लिए किसी व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। यानी उदाहरण देखेंगे, वृक्ष होते हैं, झाड़ होते हैं ना, हम लगाते हैं तो वो बीज से वृक्ष बनता है। तो बीज को भी मिट्टी में अपने आप को मिला देना पड़ता है। जब कहीं पौधा होता है, पौधा से झाड़ बनता है, झाड़ बनने के बाद में फल और फूल और फल आते हैं उसको, जो समाज के लिए लाभदायक होता है। लेकिन उस बीज का छिलका भी उसको दिखता नहीं, इतना वो बीज अपने आप को समर्पित कर देता है। बाबा साहब का जीवन इस प्रकार से रहा। अब मैं ऐसा कहूँगा कि इस संस्था को चलाने वाले जो कार्यकर्ता, जैसा मैं कहूँगा कि उदाहरण के लिए अपने सागर जी मेश्राम हैं, उन्होंने एक समर्पित रूप से इस काम को करने का प्रारंभ किया है। हम सब लोग उनको साथ दें। समाज में एक अच्छा काम खड़ा किया। उत्तर नागपुर में अच्छी सहकारी संस्था उन्होंने शुरू की है। इसको जब तक हम लोगों का पाठबल जो है वो मिलेगा नहीं, तब तक चलेगा नहीं। आप सब लोगों के पाठबल की आवश्यकता है, उनको मदद की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, दैनिक कामकाजों में भाग लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम इस सोसाइटी को, इस सहकारी संस्था को हम लोग जुड़े, समर्पित रूप से जुड़े, मदद करें, सब कामों में सहभाग करें। ये
करने के लिए मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से विनती करते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।